जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौगंध आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 12 और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हमारे आसपास की सभी चीज़ें उसी से मिलकर बनी हैं। अगर वो ना हो तो हम और हमारे आसपास की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम बात करेंगे आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे अपकमिंग बैचेस एनडीए और सीडीएस के बारे में। तो आप एनडीए 2 और सीडीएस 2 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, उसकी रिवीजन करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज करवाई जाती है और साथ में आपके एक एसएसबी का बैच कंप्लीटली फ्री आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के अंदर। इंडिया में सबसे कम फीस के अंदर सबसे ज़्यादा टीचर्स के साथ सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम रिजल्ट लेके आने में विश्वास रखते हैं। अगर आप इन क्लासेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो पहले बात करेंगे एटम्स की। एटम एक इंडिविजुअल एलिमेंटिंग स्ट्रक्चर है जिसको और ज़्यादा आप केमिकली तोड़ नहीं सकते हो। ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई सोच सकता है कि ये अभी तो हमने बोला कि और ज़्यादा इनको केमिकली तोड़ा नहीं जा सकता, अभी हम कह रहे हैं कि इन चीज़ों से मिलकर बना है। एक एटम की अपनी आइडेंटिटी होती है। एक एटम, एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है, लेकिन एक एलिमेंट का प्रोटॉन दूसरे एलिमेंट के प्रोटॉन से अलग नहीं होता है। तो इस रीज़न से हम कह सकते हैं कि एटम हमारे वो सबसे छोटे स्ट्रक्चर है जिसको ज़्यादा केमिकली तोड़ा नहीं जा सकता। एक एटम के सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो उस एटम का कंप्लीट मास स्टोर करके रखता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जो शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर ग्रुप्ड होते हैं। एटम हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, ये कैसे दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपका एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो आपका एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। और हाँ, अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, हमारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं और हमारा जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। ये समझने के बाद एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे एक बात दोबारा रिवाइज कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज इस तरीके से होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको जो टोटल मास होता है आपके प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है आपके टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के। इस चीज़ को याद रखने के बाद हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जिस पे इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हर साल मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपका जो भी सिंबल होता है एटम का, उसके ऊपर जो लिखा जाता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है और उसके नीचे आपका एटॉमिक मास लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है। आपको याद रखना इस बात को कि एटॉमिक नंबर आपका हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के। अब एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर ही सेम होता है, लेकिन आयंस के अंदर वो डिफरेंट होता है, इसीलिए ये छोटा सा डिफरेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा आता है एटॉमिक मास। अब इसको एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी मास हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है उन दोनों को मिलाकर हम मानते हैं कि पूरे एटम के अंदर उतना ही मास है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। ये सब समझने के बाद अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। अब ये टर्म हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन इसका मतलब शायद कुछ एस्पिरेंट्स को नहीं पता होगा। अब वैलेंसी समझने से पहले एक बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है कि वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैलेंसी होती है कि इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की आपकी एबिलिटी टू लूज, तो एबिलिटी टू गेन या शेयर, कि आप कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर कर सकते हो टू कंप्लीट योर ऑक्टेट। तो वो नंबर आपका कहलाता है कि वैलेंसी उस एटम की उतनी है। एटम के बारे में बात कर ली, अब मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। जब हमारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम या सेम एलिमेंट्स के एटम, दो से ज़्यादा एटम्स जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पानी की। पानी इज H2O। यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट आपका ऑक्सीजन का जुड़ा एक एटम और दो एटम हमारे
हाइड्रोजन के जुड़े हैं। ऐसे CO2 यहाँ पे एक आपका एटम कार्बन का जुड़ा है और 2 एटम आपके ऑक्सीजन के जुड़े हैं। तो जब ये एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर जुड़ते हैं तो इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि इस कंप्लीट मॉलिक्यूल का जो मास है वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब उसको कैसे काउंट करना है, आप जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए। जैसे CO2 का हमारे सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो एक कार्बन के एटम का मास आपके पास आ गया 12 और ऑक्सीजन के एक एटम का आपके पास मास आ गया 16। आपके पास 2 एटम है तो वो 32 हो जाएगा। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 44। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हमारे पास आ गया 44 यूनिट्स। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद हमारा जो एक कंसेप्ट है जो फिर से हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है वो होता है मॉल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड। अब मॉल और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? ए मॉल इज द नंबर ऑफ एंटिटीज एग्जिस्टिंग इन ए सब्जेक्ट सच एज द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। कि एक मॉल एक नंबर होता है और कुछ नहीं है कि इस अगर हम कहें कि इस चीज़ के अंदर एक मॉल ये चीज़ है, जैसे हम डजन कहते हैं कि एक डजन बनाना। अब एक डजन बनाना तो होता ही है लेकिन एक डजन बनाना के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो वैसे ही मॉल एक नंबर है कि एक मॉल एटम, एक मॉल मॉलिक्यूल, एक मॉल आयन। अब वो मॉल में 12 नहीं होते हैं जैसे डजन में 12 होते हैं, एक मॉल में होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 1023 नहीं है, ये आपका 10 की पावर 23 है। तो इस चीज़ को आप याद करेंगे। ये किसी भी सब्सटेंस के बारे में हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट वो आपका मॉल कहलाता है। अब इसको और अच्छी रिप्रेजेंटेशन याद देख सकते हो, यही नंबर आपका इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के। तो 10.02 इंटू 10 द पावर 23 दैट इज आपका एवोगैड्रोज नंबर। और एक मॉल के अंदर भी इतने ही आइटम आपको देखने को मिलता है। Avogadro number is a formula that calculates the number of particles in 1 mole of the substance। बहुत सिंपल सी बात है, यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अब अगर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी आपको जो भी अभी तक के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं सभी की PDF मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करें। अब हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आज हम जो इंग्लिश का रूल डिस्कस करने वाले हैं वो रूल क्या है। आप कॉपी पेन निकाल कर इस रूल को नोट कर सकते हैं। ये रूल है कि कुछ केसेस में जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ, हमें तो बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। अब ये सारे रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है, 100 दिन हम इन रूल्स को बारे में पढ़ेंगे। जो 100 रूल्स हम करेंगे, इन्हीं 100 रूल्स में से आपका कंप्लीट पेपर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एरर का क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है जहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर करने को आ जाती है, तो इन रूल्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप इन सभी रूल्स को एक जगह पे लिखें और डेली प्रैक्टिस करें, रीड करें, रिवाइज करें। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि कंपैरिजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के आंसर समझते हैं। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। हम यूजुअली ऐसा ही बोलते हैं कि दिल्ली का क्लाइमेट आपका बेटर है मुंबई से, लेकिन क्या मुंबई से बेटर है दिल्ली का क्लाइमेट या मुंबई के क्लाइमेट से बेटर है आपके दिल्ली का क्लाइमेट? सो द सेकंड थिंग इज देयर। तो इसको हमें काफ़ी करेक्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो होगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अभी इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है। वो तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा कि हम लिखें द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। हम द क्लाइमेट ऑफ लिखने की जगह दैट ऑफ लिख के भी काम चला सकते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी आपको। दैट ऑफ तो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर देगा द क्लाइमेट को, लेकिन अगर प्लूरल अगर यहाँ पे केस आपको देखने को मिलता है तो आप दैट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ पे यूज़ करेंगे दोज ऑफ का। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन दोज ऑफ सुजुकी। तो इस बेसिक सी बात का, इस बेसिक से रूल का आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे दैट ऑफ लिखा होता तो वो भी गलत हो जाता, या फिर इससे पहले यहाँ पे आपका कुछ और लिखा होता तो वो भी गलत हो जाता। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।